So, hello everyone, myself Rohan, and today we are going to discuss about basic life support. I am the faculty member of Impact Paramedical and Health Institute. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट का है, जिसमें हम कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन के बारे में भी सीखेंगे, जो कि सीपीआर का ही पार्ट है। तो आज हम टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड सीपीआर एंड कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट। पर्पस क्या रहेगा हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट को पढ़ने का और क्या रीजन है पेशेंट को देने के लिए, कुछ इंडिकेशंस बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो ध्यान में रखते हुए पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी है, एक कैब अप्रोच, एक फॉर्मूला है यहाँ पर जो पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा बेसिक लाइफ सपोर्ट को अप्लाई करते वक्त। चेन ऑफ सर्वाइवल कैसे काम कर रही है अगर आप सिंगल रेस्क्यूअर हैं या डबल रेस्क्यूअर हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। सीक्वेंस ऑफ सीपीआर के स्टेप्स क्या है, कब आपको सीपीआर देना है, किस टाइम पे देना है, सीक्वेंस के कैसे रहेंगे, वो नंबर्स आपको यहाँ पर याद करने हैं। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एक मशीन है जिसके थ्रू हम सीपीआर को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपीआर के अंदर हेल्प मिलेगी हमें इस मशीन के थ्रू, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें आ सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सो व्हाट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी डिफाइंस ऑफ अ सीक्वेंस of procedure performed to restore the circulation of oxygenated blood after a sudden pulmonary or a cardiac arrest until they can be given full medical care at a hospital. So एक basic life support एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि प्रोसीजर के अंदर बदल रहा है, परफॉर्म टू रिस्टोर द सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन रुक गया था उसको वापस रिस्टोर करना है हमें, और ऑक्सीजन से भरा हुआ ये ब्लड जब पेशेंट की बॉडी में जाएगा तभी आपकी वॉलेटरी इनवॉलेटरी एक्शंस दोबारा काम में आएंगी। और ये हो सकता है सडन पल्मोनरी कार्डियक अरेस्ट की वजह से भी आ सकता है, या फिर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट की वजह से भी आ सकता है, या फिर पल्मोनरी अरेस्ट की वजह से भी आ सकता है। तो दोनों ही केस के अंदर, चाहे पेशेंट की धड़कन रुकी हो चाहे पेशेंट की सांसें रुकी हो, इन दोनों ही केस के अंदर हमको ये सीक्वेंस अपनाना पड़ेगा जहां पर हमारे पेशेंट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में दौड़ाना है। और वो फिर से कैसे होगा, जब तक हम पेशेंट के ऊपर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज अप्लाई ना करें, या फिर जब तक वहां पेशेंट को कोई मेडिकल केयर ना मिल जाए हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल तक जब तक पेशेंट नहीं पहुंच पा रहा है तब तक हम कुछ ऐसा फर्स्ट एड दे सकें जहां पे पेशेंट की हम एक एम्बुलेंस के अंदर जो उसको सर्विसेज मिलने वाली है, जो ट्रीटमेंट मिलने वाला है, वो काम हम आधा कर दें, चेन ऑफ सर्वाइवल को हम थोड़ा आधा कर दें। BLS does not include the use of drug or invasive skills. So BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये थोड़ा फर्स्ट एड का ही पार्ट है, और इसको जरूरी नहीं है कि आप कोई मेडिकल पर्सन हो, कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो। आप कोई भी हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक वेटर हो सकते हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले सुपरवाइजर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पुलिसमैन हो सकते हैं, और ये कोई भी सीख सकता है क्योंकि इसमें किसी भी ड्रग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई इन्वेसिव स्किल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैं कोई इंसिजन नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मुझे कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ सीक्वेंस है जो हमें सीखने होंगे और वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है पहचान करके। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। फिर ग्लोबल बर्डन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सीपीआर की जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि ग्लोबल बर्डन बहुत बढ़ रहा है इसकी वजह से। अप्रोक्सीमेटली 7 लाख कार्डियक अरेस्ट पर ईयर, सालाना 7 लाख लोगों को हर बार कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। वाई स्टैंडर्ड सीपीआर बिफोर अराइवल ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज डबल सर्वाइवल फ्रॉम अ सडन कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सीपीआर की इस अराइवल इमरजेंसी सर्विसेज को डबल किया जा सकता है अगर वहां पे सही समय पे सही लोग पहुंच जाए और पेशेंट के ऊपर सीपीआर अप्लाई कर दे, तो ये चांसेस और चेन ऑफ सर्वाइवल 60% सर्वाइवल रेट नहीं, मैं तो वहां 100% तक इसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप वहीं सही समय पे पहुंच गए और आपने सही पेशेंट को पहचान लिया कि हाँ इस पेशेंट को सीपीआर की जरूरत है, और उसके ऊपर आपने चेस्ट कंप्रेशन, रेस्क्यू ब्रीथिंग अप्लाई करना शुरू कर दी, तो यहाँ पे चेन ऑफ सर्वाइवल हमारी बढ़ जाती है और पेशेंट के बचने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल बर्डन था। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स भी अगर मैं दूं कि आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको शायद कभी कार्डियक अरेस्ट आया हो या रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया हो, और हम शायद उसको पहचान नहीं पाए कि हमें क्या करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल उसका क्या कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं एंजाइटी की वजह से, और वो घबराते हुए सीधा हॉस्पिटल या फिर एम्बुलेंस का वेट करते हैं। और उस डिस्टेंस के बीच में इस जो गैप आ रहा है, इस बीच पेशेंट की जान धीरे धीरे निकलती जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पेशेंट के हार्ट को, लंग्स को
वापस से रीगेन किया जा सकता है फिजिकल एक्सरसाइज उसके ऊपर अप्लाई करके। अगर वो लोग उनके पास पहुंचकर उन्हें पहचान ले कि हाँ इस पेशेंट की धड़कन नहीं चल रही, सांसें नहीं चल रही है, और इस पेशेंट को सीपीआर देना शुरू कर दें, तो आपने एम्बुलेंस में आ रहे डॉक्टर नर्सेस का काम आधा कर दिया है, आपने चेन ऑफ सर्वाइवल को आधा कर दिया है। यहाँ पर उन लोगों का काम आधा कर दिया क्योंकि वो लोग भी आके सेम काम रिपीट करने वाले हैं। इसलिए भी हमें सीपीआर सीखना जरूरी है, क्योंकि ये आप मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट है, आप लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन एक नॉन मेडिकल पर्सन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनको सामने भी शायद कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई हो और क्या पता इन फ्यूचर वो किसी की हेल्प कर सके। सो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिक लाइफ सपोर्ट इट कैन बी प्रोवाइडेड मेडिकल पर्सन इंक्लूडिंग पैरामेडिक्स and by anyone who knows how to do it anywhere immediately without any other equipment। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इक्विपमेंट्स की किसी जरूरत नहीं है, आपको किसी भी इन्वेस्टिव स्किल की जरूरत नहीं है, आप कोई भी हो सकते हैं, आप एक पैरामेडिक भी हो सकते हैं, एक नॉन पैरामेडिक भी हो सकते हैं, और किसी भी इक्विपमेंट के बिना भी पेशेंट के ऊपर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करके हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट में रखा गया है, वरना इसको ACLS के अंदर रखा जाता है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अंदर। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट हम में से कोई भी सीख सकता है। सो पर्पस हमारा एक और पॉइंट था उसके अंदर कि पर्पस क्या है, सीपीआर आखिर क्यों दे रहे हैं हम पेशेंट को, जरूरत क्या पड़ रही है इसकी देने की। मेंटेनिंग सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कार्डियक आउटपुट टू कीप अ वाइटल ऑर्गन अलाइव। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं सर्कुलेशन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन चल रहा है ब्लड का, वो ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड के साथ चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे वाइटल ऑर्गन्स को जिंदा रखता है। जब भी हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले क्या चेक करता है डॉक्टर, आपकी वाइटल्स, आपकी नर्व्स देखता है, आपकी रेस्पिरेशन को देखता है, आपकी पल्स देखता है, क्योंकि ये हमारे वाइटल्स एसेंशियल वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हम जांच कर पाते हैं कि हाँ पेशेंट को ये सिम्टम आ रहे हैं, पेशेंट की हार्ट बीट तेज चल रही है, पेशेंट का बीपी तेज चल रहा है। तो इनमें से जो 3 वाइटल ऑर्गन है मेन, जैसे कि ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, ये तीनों वाइटल ऑर्गन्स यहाँ पे मेन ऑर्गन्स हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर इन तीनों में से कोई भी ऑर्गन अगर फेलियर होता है, तो वो धीरे धीरे जाते हुए आगे कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन में या पल्मोनरी अरेस्ट जैसी सिचुएशन के अंदर बदल सकता है, जहां में सीपीआर की जरूरत पड़ेगी। एक आंख चले गई तो चल जाएगा काम, और एक पैर चले गया तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर किसी पेशेंट का दिल ने काम करना बंद कर दिया या हार्ट बीट करना बंद कर दे, तो यहाँ पर पेशेंट की डेथ हो जाएगी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चमत्कारी जादुई शक्तियां हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज है, जो कि पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके हम उसकी जान बचा सकते हैं। चलिए, इंडिकेशंस क्या क्या रहेंगी सीपीआर की, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हमें कब कब अप्लाई करना है पेशेंट के ऊपर सीपीआर, कार्डियक अरेस्ट आया हो, यानी कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया हो, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, यहाँ पे काम करना बंद करना या धीरे धीरे कम हो जाना, इन दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे बिल्कुल हार्ट का ब्लॉक होना ही कार्डियक अरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, धीरे धीरे हार्ट बीट कम सुनाई दे रही, तो ये कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन नहीं है। अगर जो चीज है और आप वो भी अप्लाई कर रहे हो, जो चीज है वो भी चलेगी। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, डिफरेंस समझना होगा कि कार्डियक अरेस्ट में क्या फर्क है और ब्रेडिकार्डिया में क्या फर्क है। हार्ट बीट का स्लो चलना और हार्ट बीट का रुक जाने में फर्क है। हार्ट बीट का रुक जाना मतलब कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बीट का स्लो चलना यानी कि ब्रेडिकार्डिया। सो कार्डियक अरेस्ट में आप सीपीआर दोगे। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी कि पेशेंट की रेस्पिरेशन, जो हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, ये भी अगर रुक गई हो किसी पेशेंट की, तब हमें क्या करना है, तब भी हमें सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी। और अगर दोनों हो जाए, ना तो पेशेंट की सांसें चल रही हैं और ना ही पेशेंट की धड़कन चल रही है, तब भी हमें सीपीआर देने की पेशेंट के ऊपर जरूरत पड़ सकती है। तो ये हमने इंडिकेशन समझी है। आगे कुछ गाइडलाइंस है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऐसी गाइडलाइंस तैयार करता है सीपीआर से जुड़ी हुई, जो कि वर्ल्ड वाइड सब लोगों को फॉलो करनी होती है। हम लोग भी यहाँ यही फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में भी यही फॉलो होती है। और इनके कुछ सीक्वेंस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बनाए हैं कि सीपीआर अगर किसी पेशेंट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, तो कुछ फॉर्मूलाज क्रिएट किए गए हैं, कुछ एक्रोनिम्स क्रिएट किए गए हैं। उन एक्रोनिम्स को फॉलो करते हुए ही आप अपने पेशेंट को सीपीआर आगे दोगे। तो एएचसी की रिवाइज गाइडलाइंस क्या कहती हैं, 2010 में जो आई थी, कि उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था एबीसी, यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। उसको चेंज करके उन्होंने कर दिया सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग, क्योंकि हमें ये देखने को मिला इस सीक्वेंस के अंदर कि सर्कुलेशन को पहले रीगेन करने की जरूरत है एयरवे और ब्रीथिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैब अप्रोच के अंदर बदल गया, यानी कि सी
A and B, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। ठीक है, सो